नमस्कार साथियों, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस सीरीज की 5वीं क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लासेज ले चुके हैं। वो सारी क्लासेज के लिए मैंने अपनी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है एम्स PYQs के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी क्लासेज को देख सकते हैं और अपने आप को एवेलुएट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लासेस की जितने भी PDF हैं, ये सारी PDF अपने टेलीग्राम चैनल BioBytes07 पर आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए या फिर आप फ़ोन से उनको रिवाइज करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं PYQs होते हैं, उनको मैं बार बार इन क्लासेज के अंदर घुमाता रहता हूँ, जिससे आपको वो अल्टीमेट वो क्लास जो क्वेश्चन हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है। और हर क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको मैं आपको डीप में उसको पूरे कंसेप्ट को समझाता हूँ। ठीक है। तो ऐसे क्लासेस की साथ साथ आपको वो सारे जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट हैं, वो भी याद हो जाएंगे। ये एक अच्छी अप्रोच रहने वाली है अपने लिए, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी साथ में लेकर चलें। अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़िए आप, कि जो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है इंडिया के अंदर, ये पहला क्वेश्चन है। इसी के साथ अभी एक आप जो है सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंटेड ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ वर्टिब्रेट स्पीसीज। IUCN ने जो 2004 के अंदर अपने डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, एक्सटेंशन के जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, उसके अंदर वर्टिब्रेट स्पीसीज की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। इसके डाटा को हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। ये रहे अपने पास डाटा रिवाइज करने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर पाएंगे और इसको यहाँ पर ये कंसेप्ट को अच्छे तरीके से, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर याद करने के लिए बोल रहा हूँ, उन चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि हर क्लासेस के अंदर यहाँ जो मैं कंसेप्ट इसको घुमाता रहता है। ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये 2 प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं। ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं बायोडाइवर्सिटी रिजर्वेशन। ठीक है। क्या आते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्वेशन आते हैं। वहीं पर आता है नेचुरल पार्क आता है। वहीं पर अपन जो बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बात कर रहे हैं वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। इंडिया के अंदर 448, कितनी, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क 90 हैं। बायोस्फीयर 14 हैं। आप इनको ऐसे कैसे याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद में नेशनल पार्क है 90 और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 हैं। ऐसे ही एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है जिसके अंदर पार्क वगैरह आते हैं, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ये याद रखिएगा कि जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए आता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ये इन सिटू कंजर्वेशन के लिए आती है। कई बार आप इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपको। ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होते हैं, सफारी पार्क क्या होते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जबकि सेंचुरी जो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये होती है इन सिटू कंजर्वेशन। क्लियर है बात यहाँ से, ये सारी बात आपको याद रखनी है। और यहीं पर एक और चीज़ देख लीजिए आप कि IUCN ने 2004 में एक डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन स्पीसीज का क्या डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था कि लास्ट 500 साल के अंदर, लास्ट 500 साल के अंदर कुल कितनी स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी हैं, विलुप्त हुई हैं, उसमें से कितनी स्पीसीज वर्टिब्रेट की थी, कितनी इनवर्टिब्रेट की थी, कितनी प्लांट्स की थी। तो टोटल 500 साल के अंदर, लास्ट 500 साल के अंदर 784 स्पीसीज विलुप्त हुई है। कितनी स्पीसीज, 784 स्पीसीज विलुप्त हुई है लास्ट 500 साल के अंदर, जिसमें से 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट की थी, जबकि 359 इनवर्टिब्रेट की थी और 87 किसकी थी, प्लांट्स की थी। ये डाटा आप याद रखिए। कितनी, लास्ट 500 साल के अंदर 784 स्पीसीज विलुप्त हुई है टोटल, इसमें से 338 वर्टिब्रेट की, 359 इनवर्टिब्रेट की और 87 प्लांट की स्पीसीज विलुप्त हुई है। और भी ज़्यादा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना रहती है। और पिछले क्लासेज अगर आप देखेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन है कि डोडो जो है कहाँ से विलुप्त हुआ है, डोडो कहाँ से विलुप्त हुआ था, डोडो जो विलुप्त हुआ था ये मॉरिशस से हुआ है। कहाँ से, मॉरिशस से। डोडो मॉरिशस से विलुप्त हुआ है। क्वागा अफ्रीका से, कहाँ से, क्वागा अफ्रीका से। डोडो मॉरिशस से। थाईलिशियन से, थाईलिशियन जो है ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुआ है। स्टिलर शिकाऊ कहाँ से, रशिया से विलुप्त हुआ है। टाइगर की 3 स्पीसीज थी, कौन कौन सी, बाली, जवान एंड कैस्पियन। बाली, जवान और कैस्पियन, ये टाइगर की 3 स्पीसीज थी
जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। याद रखिएगा, इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए कि IUCN ने 2004 के अंदर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि लास्ट 500 साल के अंदर कुल कितनी स्पीसीज विलुप्त हुई है। उसमें से बताया उन्होंने कि 784 स्पीसीज विलुप्त हुई है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट की, 359 इनवर्टिब्रेट की और 87 प्लांट की हैं। और कुछ स्पीसीज बात करें तो डोडो जो है मॉरिशस से विलुप्त हो चुका है, क्वागा जो है अफ्रीका से विलुप्त हुआ है, और थाईलिशियन जो है ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुआ है, स्टेलर सी काऊ रशिया से विलुप्त हुआ है, और टाइगर की 3 स्पीसीज बाली जवान और कैस्पियन, ये तीनों सब स्पीसीज जो है टाइगर की विलुप्त हो चुकी है। ठीक है सर, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से। आइए सर क्वेश्चन के ऊपर देखिए। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो था अपना कि इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है बताइए सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 448। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। यहाँ पर अपन ने बात की, याद रखिएगा 448। ठीक है 448। जबकि अगला जो क्वेश्चन है वो है कि IUCN ने 2004 में जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था उसके अनुसार कितने वर्टिब्रेट जो हैं विलुप्त हुए थे। वर्टिब्रेट कितने विलुप्त हुए थे? कितने हुए थे? टोटल स्पीसीज 784 विलुप्त हुई थी, उसमें से 338 वर्टिब्रेट की थी, 359 इनवर्टिब्रेट की थी, 87 जो थी किसकी थी? प्लांट की थी। ओके, याद है ये बात आपको? ऐसे कैसे आपको याद रखनी है, ये कुछ डाटा है तो डाटा को हमेशा आपने को याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि द GFR इज इन हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब कहने का मतलब है कि GFR रेट जो है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर कितनी होती है। GFR क्या होती है सर? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या होती है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक्सक्रेटरी वाले चैप्टर में जब ये पढ़ते हैं अपन सारा नेफ्रॉन वाला सिस्टम, तो वहाँ पर आता है नेफ्रॉन के पार्ट को आप एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो होता है ये होता है बोमेन कैप्सूल। क्या होता है? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर क्या आती हैं? कैपिलरीज आती हैं। ये कैपिलरीज जो आती हैं, इन कैपिलरीज, ये तो है आने वाली कैपिलरीज, ये है जाने वाली कैपिलरीज। आने वाली कैपिलरीज को बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, जाने वाले को क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरीज। ठीक है, ये यहाँ पर एक गुच्छा बना लेती हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर ये गुच्छा बना लेती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, ये आर्टरीज का गुच्छा ही होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? आर्टरीज का गुच्छा होता है। अब यहाँ पर आने वाली जो आर्टरी है, ये आने वाली आर्टरी जो अपन जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं डायमीटर ज़्यादा है, जबकि जाने वाली आर्टरी है इसका डायमीटर कम है। मतलब कि ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो यहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है, वो है कम। आने वाला ब्लड ज़्यादा है, जाने वाला ब्लड कम है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर क्रिएट हो जाता है सर, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड जो है यहाँ पर फिल्ट्रेट होने लगता है, छनने लग जाता है ब्लड, और ब्लड यहाँ से जो है कप के थ्रू किसके अंदर? बोमेन कैप्सूल के अंदर नीचे की तरफ आने लग जाता है, ब्लड नीचे की तरफ आने लग जाता है, छन कर, फिल्ट्रेट जिसे बोलते हैं अपन, फिल्ट्रेट। ओके, तो इस फिल्ट्रेट जो छन कर आता है, ये इसकी रेट पूछ रहा है अपने को, इसी रेट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो ये छनने की जो रेट थी इसी को बोलते हैं GFR। ये कितनी होती है सर? ये होती है 125 ml पर मिनट। कितनी? 125 ml पर मिनट होती है, 125 ml पर मिनट। GFR कितनी होती है? 125 ml पर मिनट। जबकि इसको अगर डे के हिसाब से देखें तो डे के हिसाब से हो जाएगा 180 लीटर। कितना? 180 लीटर पर डे। एक दिन के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट को ये छान देता है बोमेन कैप्सूल, जबकि 1 मिनट के अंदर 125 ml छानता है GFR। जबकि GFR किसको बोलते हैं? 125 ml। जब कितनी होती है? 125 ml प्रति मिनट छानता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th। यहाँ पर दे रखा है 180 ml पर ओवर, नहीं यहाँ पर अगर दे देता पर डे तो फिर ये ठीक हो जाता। और यहाँ पर दे रखा है 18 लीटर पर डे, नहीं डे में तो 180 होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th आंसर इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में भी एक बार आप देख लीजिए कि स्वस्थ मनुष्य में GFR लगभग होता है 125 ml प्रति मिनट। करेक्ट आंसर इज द 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। पहले बोला है कि जहाँ पर भी इनकरेक्ट आ जाए, मिसमैच आ जाए, वहाँ पर आप अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलत होने की संभावना है। अगर आप यहीं से ध्यान लगाते हुए चलेंगे कि इनकरेक्ट को अपने को पहले से ही दिमाग में लेकर चलना है, तो आपसे जो मेन एग्जाम है वहाँ पर गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आप इन वर्ड्स को पहले से कैचअप करने लग जाएंगे। चलिए, तो इनकरेक्ट अपने को
फाइंड करना है। इन्होंने कहा है ब्लड के बारे में कि जो ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो 45% होते हैं। सही बात है। तो ब्लड जो होता है उसके अंदर 45% जो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जबकि 55% जो होता है प्लाज्मा होता है सर। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इस 55% प्लाज्मा के अंदर 90 से 92%, कितना? 90 से 92% जो होता है सर जल होता है, जबकि 8 से और 6% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 8 से 6% प्रोटीन होती है सर, जबकि 90 से 92% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। यहाँ पर आप देखिए कि वाटर जो है ये कितना बता रहा है? 60 से 62% और प्लाज्मा। ये तो गलत बात हो गई ना। 90 से 92%, 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, 60 से 62 नहीं होता है। ल्यूकोसाइट जिसको अपन बोलते हैं WBC, ल्यूकोसाइट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सर? 6000 से 8000 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 6000 से 8000 mm प्रति क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, जबकि न्यूट्रोफिल्स WBC के अंदर जो सबसे ज़्यादा सेल्स पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स, 60 से 62%, 65%। कौन पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो इसका स्टेटमेंट गलत है वो है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और अपने से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो ये आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से मानव रक्त के लिए कौन सी अनुरूपता गलत है? गलत है। ये सही है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है सर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो पढ़िए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YAC। ये सारे जो क्वेश्चन हैं अपने टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अभी भी आप इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और सारे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं उनको एक बार पढ़िए और फिर खुद से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए, पूरे कंसेप्ट को सुनिए, मजा आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि YAC की फुल फॉर्म क्या है। पहले ये तो जान लीजिए कि YAC की फुल फॉर्म क्या है। ये जो YAC फुल फॉर्म होती है वो होती है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या होते हैं? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसकी फुल फॉर्म होती है। और ऐसे ही एक और आपको सुनने में मिलेगा आगे, है ना, कि वो होता है BAC। क्या होता है? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये है YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये है BAC। ये दोनों के दोनों क्या है? वेक्टर हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर हैं। जब किसी डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना होता है तो अपने को जरूरत पड़ती है एक वेक्टर की, और उस वेक्टर की जरूरत पड़ती है ह्यूमन के लिए। अपने आर्टिफिशियल वेक्टर बनाए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर अपन इनको बहुत काम में लेते हैं, YAC और BAC को। तो ये क्या है? वेक्टर है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? YAC की यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थर्ड। हिंदी में देख लीजिएगा कि YAC का फुल फॉर्म क्या है। YAC का फुल फॉर्म क्या है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये थर्ड आंसर, करेक्ट आंसर। आगे जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए कि मेंडल डिहाइब्रिडोस के अंदर आपको करेक्ट मैच चूज करना है। यहाँ पर जाने से पहले एक बार ये चीज़ समझिए, थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी R आ जाएंगे तो ये डोमिनेंट है और क्या देगा? राउंड। क्या देगा? राउंड देगा। जबकि R और एक स्मॉल r आएगा तो ये भी राउंड देगा। ठीक है, जबकि स्मॉल r आ जाएगा तो ये राउंड नहीं देगा, ये कैसा देगा? विंकल देगा। ठीक है, ये समझ लिया। वैसे ही जब कैपिटल Y और कैपिटल Y आएगा तब तो येलो आएगा। क्या आएगा? येलो आएगा। जब कैपिटल Y और स्मॉल y आएगा, कैपिटल Y और स्मॉल y आएगा तब भी येलो ही आएगा। और जबकि दोनों स्मॉल y और स्मॉल y हो जाएंगे तब क्या आएगा? तब आएगा ग्रीन। एक ही पॉसिबिलिटी है ग्रीन की, जब दोनों के दोनों क्या आएंगे? स्मॉल में आएंगे। यहाँ पर देखिए सर, स्मॉल में है, R क्या है? दोनों स्मॉल में है, और फिर भी यहाँ पर राउंड करवा रहा है। विंकल होना चाहिए ना, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहा है? येलो दे रहा है। सर ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर स्मॉल r है, मतलब व्रिंकल आएगा, व्रिंकल तो आ रहा है। यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y है, मतलब येलो आएगा। हाँ सर, येलो भी आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो सही हो गया। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। ये क्या है? ये ऑप्शन सही है। चलो इस ऑप्शन, बड़े वाले ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन के अंदर क्या आना चाहिए? कैपिटल R है, स्मॉल r है, मतलब आना चाहिए राउंड इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से येलो। राउंड और येलो होना चाहिए, जबकि यहाँ तो इसने रिंकल कर दिया। नहीं सर, रिंकल नहीं चलेगा, राउंड चलेगा। यहाँ पर राउंड होना चाहिए था। इसका मतलब जो अपना करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड आंसर। सेकंड आंसर कैसा है? करेक्ट आंसर इज द सेकंड आंसर। चलिए इधर देख लीजिए आप, हिंदी में ये भी इनकरेक्ट, ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन इनकरेक्ट मैच करवा रहा है आपसे, पढ़िए सर आराम से। इनकरेक्ट को मैच करवा रहा है। एस्परजिलस जो है फंगस है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। मोनस्कस प्रोपियोसस क्या है? बैक्टीरिया है? नहीं, फंगस है सर ये मतलब ये गलत हो जाएगा। जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम जो है ये बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। ब्यूटेरियम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। ब्यूटेरिकम क्या है? बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही बात है। ट्राइकोडर्मा जो है फंगस है, ये भी सही बात है। जो इसमें से इनकरेक्ट है, गलत है, वो कौन सा है? मोनस्कस। मोनस्कस क्या है? फंगाई है सर, फंगस है, इसको बैक्टीरिया नहीं है ये। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि इनकरेक्ट अपने को पूछ रहा है सेल साइकिल के लिए इनकरेक्ट कौन सा है। जीवन फेज को अपन क्या कहते हैं? गैप फर्स्ट को ही तो अपन जीवन फेज बोलते हैं, और गैप सेकंड को क्या बोलते हैं? G2 फेज। सिंथेटिक फेज कौन सा होता है? एस फेज। और जीनोट फेज जो होता है ये तो रेस्टिंग फेज होता है, इनएक्टिव फेज होता है। ऐसा फेज होता है इनएक्टिव फेज होता है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव फेज, एक्टिव फेज नहीं नहीं सर, ये तो गलत हो गया। इनएक्टिव फेज क्या आएगा? इनएक्टिव फेज आएगा। तो जीनोट जो है इनएक्टिव फेज होता है। जब सेल डिवीजन से बाहर निकल जाती है टेम्परेरी टाइम के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है? ये जीनोट फेज में चली जाती है, वो इनएक्टिव फेज होता है सर, G1S G2। लेकिन जब कोई सेल जी नोट में चली जाती है मतलब इनएक्टिव फेज में चली जाती है। अब आप यहाँ पर बताइए कि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो कौन से फेज के अंदर होता है? G1 के अंदर होता है, G2 के अंदर होता है, एस फेज के अंदर होता है? कौन से फेज के अंदर होता है? तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है एस फेज के अंदर। किसके अंदर? एस फेज के अंदर। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन अपने बना लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा फोर्थ। कौन सा? फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए हिंदी में देख लीजिए। गलत अनुरूपता अपने को चयन करनी है कि एस्परजिलस जो है कवक है, सही है। मोनस्कस जीवाणु नहीं है, ये क्या है? फंगस है। ओके, यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। और कोशिका चक्कर के लिए गलत अनुरूप अपने को करना है। गैप फर्स्ट को अपन जीवन प्रावस्था बोलते हैं, सही बात है। गैप सेकंड को G2 प्रावस्था बोलते हैं, ये भी सही है। और संश्लेषण प्रावस्था एस फेज को बोलते हैं। और ये जो जीनोट है ये इनएक्टिव फेज है, मतलब कि अक्रिय फेज है। इसमें जो सेल है, सेल डिवीजन है, वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही वो बाहर निकल जाती है। सेल डिवीजन फेज से बाहर निकल जाती है, बिल्कुल टेम्परेरी टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाती है। तो ये सर्वाधिक सक्रिय नहीं, अक्रिय फेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड हेयर ऑन द हेड अपीयर आफ्टर। फर्स्ट मूवमेंट कब होता है फीटस का? मतलब जब वो किक करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है फीटस मदर के वोम के अंदर। मदर के वोम के अंदर फीटस कब मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है? वो करता है 5 मंथ के अराउंड। कब? 5 मंथ के अराउंड जो फीटस है वो वोम के अंदर, मदर के वोम के अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फीटस के हेड के ऊपर हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कब होता है? 5 मंथ के अराउंड होता है। भ्रूण की जो पहली गति होती है और सिर के जो बाल होते हैं वो 5 मंथ के बाद आने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच आपको ध्यान रखना है। इनकरेक्ट मैच प्लेसेंटा ऑक्सीटोसिन, नो 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 सर, गलत बात है। ऑक्सीटोसिन जो स्रावित होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और सर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है एडीएच, कौन सा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन इन दोनों का श्रावण करती है सर, सीक्रेशन करती है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। सर ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो होता है पार्चुरेशन में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन किस में मदद करता है? पार्चुरेशन में मदद करता है। और मिल्क लेट डाउन में मदद करता है। किस में मदद करता है? मिल्क लेट डाउन में और पार्चुरेशन में मदद करता है ऑक्सीटोसिन। और ये स्रावित कहाँ से होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, प्लेसेंटा से स्रावित नहीं होता है। गलत बात। मोरुला जो है एम्ब्रियो को ही बोलते हैं। मोरुला स्टेज में जब आ जाता है फीटस तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एम्ब्रियो बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। फिर जब इम्प्लांटेशन की बात आती है तो तब तक वो जो जाइगोट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होता है। किसके अंदर? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। तो इस बात को याद रखिएगा आप यहाँ से कि इम्प्लांटेशन जो है ब्लास्टोसिस्ट फेज में होता है।
कौन से फेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट फेज में होता है। और जो हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है सर। कोर्टिसोल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम आता है। तो अनुरूपता आपको यहाँ पर गलत का विकल्प चूज करना था। अपरा जो है ऑक्सीटोसिन का स्रावण नहीं करता है, ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो अपना सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो आप जानते हैं मोरूला, भ्रूण, ब्लास्टोसिस्ट, अंतरोपण, कोर्टिसोल का उच्च स्तर गर्भावस्था को बनाए रखता है। ये सारी बातें सही हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे जो है इस क्वेश्चन को देखिए। द येलो फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। पार्चुरेशन के बाद जब मदर पहली बार बच्चे को फीड कराती है, वो एक येलो फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। लैक्टेशन जो फर्स्ट टाइम मदर बेबी को करवाती है उसको बोलते हैं अपन कोलेस्ट्रॉम। और इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर आपको एक क्वेश्चन यहीं से देखिए कि इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? इस कोलेस्ट्रॉम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? वो होती है IgG। कौन सी होती है? IgG। ये एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रॉम के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन से कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन रिलेटेड सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको उसी क्वेश्चन के अंदर बता दिया जा रहा है। अगर आप पूरे ध्यान से इन क्लासेस को करेंगे तो पूरी बायोलॉजी आपकी तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। आपको फिर चाहे कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछे आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आप हर क्लासेस को ऐसे एंजॉय कीजिए, हर क्लासेस को सुनिए, हर क्लासेस की क्वेश्चंस को करिए। जो इसको हिंदी में पढ़िए कि दूध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ का जो स्रावित पीले रंग का तरल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ओके, इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वाला राइट आंसर है। आगे देखिए आप ब्रायोफाइट्स के अंदर आफ्टर विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, किस तरीके का सेल डिवीजन होता है सर? एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस। इसकी कहानी को समझिए, ब्रायोफाइटा की पूरी कहानी को समझिए कि मान लीजिए ये एक ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का प्लांट है गेमेटोफाइट। देखो गेमेटोफाइट है, क्या है ये? गेमेटोफाइट है। अब गेमेटोफाइट में यहाँ पर क्या है? उगोनियम है। क्या है? उगोनियम है। और यहाँ पर एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम। यहाँ से एंथ्रीडियम यहाँ आता है, फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट है यहाँ पर ये जाइगोट ये बनाता है स्पोरोफाइट। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। जाइगोट के बाद में क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं फुट। जो नीचे नीचे है फुट है। ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सीटा। फुट, सीटा। और जो ऊपरी ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं सर? कैप्सूल बोलते हैं। फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये जो कैप्सूल है इस कैप्सूल के अंदर, जब इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कैप्सूल के अंदर जब मियोसिस होता है तो उससे स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। ये स्पोर बनते हैं सर। जब ये स्पोर जर्मिनेट करता है, क्या करता है? जर्मिनेट करता है, तो ये फिर वापस वहीं ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट वो बना देता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, ये वाले पार्ट से क्वेश्चन है ये वाला, कि कौन सी सेल के अंदर ब्रायोफाइटा डिवीजन करता है? किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर डिवीजन करता है। कौन सा डिवीजन करता है? मियोसिस डिवीजन करता है। कहाँ डिवीजन करता है? कैप्सूल के अंदर करता है। कौन सा डिवीजन करता है? मियोसिस डिवीजन करता है और उससे स्पोर बनते हैं। तो ये देख लीजिए आप, जहाँ पर भी मियोसिस और स्पोर आ जाएंगे उसी को हम टिक कर देंगे सर। ठीक है, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस। यहाँ पर माइटोसिस दे रखा है, माइटोसिस नहीं आएगा इसका आंसर। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करना है, मियोसिस कैप्सूल, ये इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं आपको ये मिटा देता हूँ, हिंदी में पढ़ लीजिए आप कि ब्रायोफाइटा के किस प्रकार की कोशिका विभाजन और स्पोरोफाइट के किस भाग से स्पोर बनते हैं। किस भाग से स्पोर बनते हैं? कैप्सूल से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? कैप्सूल से। कैप्सूल के अंदर जब मियोसिस होता है तो स्पोर बनते हैं सर। चलिए, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो आप फोर्थ हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि तालाब के अंदर, तालाब की जो पारितंत्र है, इन पॉन्ड इकोसिस्टम
द ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट जो कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। एक तालाब है, उस तालाब के अंदर बताइए सर ऐसे जीवों का नाम जो कि अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन भी होंगे, वहाँ पर एल्गी शैवाल भी होंगे, वहाँ पर कुछ प्लांट होंगे छोटे छोटे जो कि तैर रहे होंगे, कुछ प्लांट ऐसे भी होंगे जो कि पानी के अंदर होंगी, मर्ज सबमर्ज होते हैं ना प्लांट जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं, तो सबमर्ज प्लांट भी होंगे, फ्लोटिंग प्लांट भी होंगे, एल्गी वगैरह भी होंगे, फाइटोप्लैंक्टन भी होंगे। ये सारे सारे कैसे हैं? ये ऑटोट्रोपिक है, खुद का भोजन खुद बना लेते हैं भाई। तो इसके अंदर पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर अगर ऑटोट्रोफिक की बात करें तो ये सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसी को आप हिंदी में देख लीजिए, तालाब परितंत्र में जो स्वपोषी घटक है फाइटोप्लैंक्टन भी हो जाएगा, शैवाल भी हो जाएंगे, पादप भी हो जाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, तो आपको कमेंट के अंदर बताना है कि आपके इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और क्लासेस को ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर आप देखते रहिए। आपके लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी कीजिए, आपका सिलेक्शन गारंटेड है। ये आपका साल है, आप इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।